बिहार ने जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को रिलीज किया तो सिर्फ डेटा सामने नहीं आया, बल्कि एक पुरानी बहस दोबारा जिंदा हो गई। क्या जाति की गिनती करना समानता की तरफ एक और कदम है, या जातिवाद को गहरा करने का एक और रास्ता? सोचिए, 1931 के बाद एक भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट नहीं करवाया गया है अभी तक। तो जो लोग रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके पास एक्चुअल डेटा ही नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जाति मत गिनो, जाति मिटाओ। तो क्या बिना जाति को समझे इनइक्वालिटी को हटाया जा सकता है? पॉलिटिक्स भी इस मुद्दे से दूर नहीं है। 2024 के जनरल इलेक्शंस के पहले कई स्टेट्स जैसे कि बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये स्टेट्स बात कर रही थी और मांग कर रही थी कास्ट सेंसस की, जिनका ये कहना था कि लेट्स काउंट कास्ट नॉट टू डिवाइड बट टू डिसाइड द जस्टिस। तो चलिए हम देखते हैं इस सेशन के माध्यम से कि इस कास्ट सेंसस के क्या मायने हैं, इसकी क्या सियासत है और आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन में 3 टॉपिक्स के बारे में। बात तो हम करने वाले हैं कास्ट सेंसस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम 2 चीज़ों की और बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कास्ट का क्या मतलब होता है, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे बढ़ा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। उसके बाद सेंसस, कि आखिर सेंसस क्यों करवाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है और गवर्नमेंट कब कब सेंसस कंडक्ट करवाती है। और फिर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कास्ट सेंसस, कि कास्ट सेंसस जो अभी एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, उसके क्या मायने, आइदर इट इज गुड और बैड। तो ये एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो लेट्स स्टार्ट और हम समझते हैं कि आखिर जो कास्ट है वो कैसे इवॉल्व होती है हमारे पूरे सिस्टम में, कास्ट कहाँ से ओरिजिन होती है। तो लेट्स स्टार्ट। कास्ट, देखिए ये जो कास्ट वर्ड था, सबसे पहले ये पोर्टुगीज के द्वारा यूज किया गया था जब वो इंडिया में आए थे। जब वो इंडिया में आए 16th सेंचुरी में, उन्होंने एक वर्ड जो था कास्टा, उससे डिराइव किया था द वर्ड कास्ट। कास्टा का मीनिंग था कि ब्रीड, रेस, काइंड, लीनिएज, कि आखिर आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, आप किस ब्रीड को बिलोंग करते हैं। और उस टाइम पे कास्ट का एक सिंपल मीनिंग सोचा जाता था, और यही सबके मतलब इसका एक सिंपल मीनिंग ही सोचा गया था कि कास्ट का मतलब ऐसे लोग जो एक स्पेशल स्किल के साथ क्या करते हैं, एक स्पेशल स्किल को पोजेस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में एकदम निपुण है या बहुत ही अच्छा है, तो उस पूरी कम्युनिटी को एक नाम दे दिया जाता था जिससे वो रिकॉग्नाइज होते थे। तो ये तो एक बहुत ही नोबल चीज थी। फिर आज इसका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हम देख पाते हैं? तो इसके लिए हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक नोबल चीज आई थी हमारे यहाँ, जो कि एक बहुत ही गुड इंटेंशन से लेके आया गया था, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे इसका मिसयूज किया जाता है। और इसके लिए हम समझेंगे कि हमारे देश में, इंडिया में कैसे इवोल्यूशन होता है इस पूरे कास्ट सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं उस एंशियंट टाइम में। वो एंशियंट टाइम जब ऋग्वेद पीरियड था। ऋग्वेदा में ये देखा जाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी को 4 क्लासेस में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि जो लोग जो काम करते थे उनको वो नाम दे दिया गया था। तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम था, जो 4 क्लासेस में, 4 लेवल्स में इनको डिवाइड किया गया था, उसको बोला जाता था वर्ण सिस्टम। ये था आपका वर्ण सिस्टम। सबसे पहले थे आपके ब्राह्मण क्लास, जो कि प्रीस्ट क्लास थी।
फिर थे आपके क्षत्रियास जो कि वॉरियर क्लास थी। नेक्स्ट थे आपके वैश्य जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे। और आपकी ये जो क्लास थी शूद्रास, ये आपके थे लेबरर क्लास जो थी। तो ये इस तरीके से इस पूरी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन देखा जाता है वो ऋग्वेद के टाइम से देखा जाता है। फिर उसके बाद जब आर्यंस आए इंडिया में, तो आर्यंस तो क्या अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्लास मानते थे। तो अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए इंडिया की पॉपुलेशन से, जो भी हमारे इंडिया में इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस वर्ण सिस्टम को अगेन रीइंफोर्स किया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है, 4 अलग डिवाइड है, जो पूरी सोसाइटी है वो इन 4 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। फिर आता है हमारे जो लॉज, जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उन्होंने क्या कहा इस सिस्टम के बारे में। उन्होंने ये किया कि इसको हटाने की बजाय और इसको स्ट्रांगली क्या किया, इस वर्ण सिस्टम को रीइंफोर्स किया। और इनके साथ साथ, इस वर्ण सिस्टम के साथ साथ कई सारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस को भी अटैच किया, कई सारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस को रीइंफोर्स किया। जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डाइनिंग हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो मैरिज होने लगी वो अपने ही कास्ट के लोगों में होने लगी थी। इस तरीके की सोशल बाउंड्रीज को वहां पे क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था इन धर्मशास्त्र, मनुस्मृति जैसे शास्त्र में। ठीक है। और यहीं पे आपका प्योरिटी, पॉल्यूशन, कर्मा जैसे कॉन्सेप्ट आए कि ये पर्सन प्योर है, इसका ये कर्म है, इसका ये धर्म है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इस तरीके की सोशल लिमिटेशंस यहाँ पे इम्पोज की गई थी। फिर आता है ये जाति सिस्टम। अब क्या मैम कास्ट और जाति अलग अलग होता है क्या? कास्ट जैसा मैंने बताया, सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब था कास्ट वर्ड यूज करने का कि आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उसके बेसिस पे आप क्या स्किल पोजेस करते हैं, वो आपकी कास्ट है, उसके बेसिस पे आपको एक नाम दिया गया था। अब जाति सिस्टम में क्या था, इस कास्ट को भी क्या किया था, सब डिवाइड किया था, सब डिविजन्स किए थे इस पूरे वर्ण सिस्टम के भी, जिसको क्या बोला जाता था, जातियां। इस पूरे वर्ण में एक पर्टिकुलर कास्ट में भी सब कास्ट में क्या किया गया था, इस पूरे कास्ट को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन। तो फिर यहाँ पे स्ट्रांगली एनफोर्समेंट होता है इस जाति सिस्टम का। और इसी के साथ साथ आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोगैमी, जो अभी तक यहाँ पे क्या है, बहुत स्ट्रिक्टली क्या है, एनफोर्समेंट में है। एंडोगैमी मतलब होता है कि जहां पर मैरिजेस जो है वो एक ही कम्युनिटी, एक ही जाति के अंदर, एक ही कास्ट के अंदर करवाई जाती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कम से कम मतलब इवन 5% भी टोटल मैरिजेस का अगर हम देख लें तो वो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं है। 5% भी इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो अगर नहीं होती है तो यहाँ पे क्या है, इसी सिस्टम के कारण एंडोगैमी, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मेंटलिटी है कि हमें जो शादियां करवानी है, शादियां हमेशा किसमें की करवाई जाती हैं, आपके विद इन द कास्ट में ही करवाई जाती है, विद इन द सेम जाति, सेम कास्ट। तो दैट इज द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस, दैट इज द वेरी रिजिड प्रैक्टिस दैट कम्स, और इसने और ज्यादा स्ट्रांगली एनफोर्स किया इस जाति सिस्टम को। तो कैसे कास्ट आपका कहाँ पे बनता गया, आपका जाति में। उसके बाद आता है ब्रिटिशर्स। फिर आता है कि जब ब्रिटिशर्स का रूल आया इंडिया में तो उन्होंने तो इसको क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ऑलरेडी सोसाइटी क्या है, डिवाइडेड है, तो क्यों ना हम इसको और ज्यादा क्या करें, रिफाइन करें। और रिफाइन कैसे किया जाएगा, सेंसस के थ्रू किया जाएगा। इन्होंने ये स्कीम लेकर आए, इन्होंने ये इनिशिएटिव लेके आए कि हम जानना चाहते हैं कि इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे फिर आया था द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए, तो उसके पहले अब हम सेंसस को पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ कास्ट की बात होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को एबॉलिशन करने की बात है। अब कास्ट तो क्या बन चुका है, जाति बन चुका है। इस जाति का क्या होने लगा है, इस जाति के बेसिस पर मिसयूज होने लगा है, पॉलिटिकल गेम्स खेले जाने लगे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क था, हमारा संविधान क्या कहता है इसके बारे में। अब ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनको इरेडिकेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 14, 15, 17, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। और जब आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, तो यहाँ पे क्या है राइट टू इक्वालिटी के केस में कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 स्ट्रिक्टली ये बोलता है कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस नहीं किया जाएगा। फिर आता है आपका 17 जो स्ट्रिक्टली बोलता ये है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी को हम क्या करते हैं, अबॉलिश करते हैं। तो इसी चीज को रीइंफोर्स करते हुए लाया गया था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट क्या करता था कि यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस को जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था इनको एलिमिनेट करता था। पब्लिक प्लेसेस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उनको एलिमिनेट करता था। और अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस यहाँ पे क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। फिर आता है आपका SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब ये जो एक्ट था वो बेसिकली SC और ST कम्युनिटीज के लिए लाया गया था कि उनके साथ जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए। अब जैसे आप बहुत सारे इंसिडेंट देखते हैं, देखे ही होंगे, आपने सुने ही होंगे कि यहाँ पे रोहित वेमुला वाला अगर हम केस देख लें तो कैसे एक जो दलित पर्सन था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में PhD कर रहा था, उसने सुसाइड किया। और सुसाइड नोट में क्या लिखा था उसने कि माय बर्थ इज अ फेटल एक्सीडेंट, माय बर्थ वाज अ फेटल एक्सीडेंट, जो कि बहुत शॉकिंग था। हथरस केस की अगर हम बात कर ले यूपी में, जहां पे एक 19 ईयर ओल्ड दलित वुमेन के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया था जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करते थे। और इतना ही नहीं, उस लड़की की 2 हफ्ते बाद मौत हो जाती है, जिसका क्रिमेशन उसकी फैमिली को बताए बिना कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे इतना ज्यादा जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्या ये सहनीय है? नहीं, इट इज नॉट टॉलरेटेड। तो इसीलिए ये सारे आपके फ्रेमवर्क्स थे कास्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं सेंसस की कि जो हम तो इस तरीके से हमारा कास्ट सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है। कुरीतियां चली रही हैं, अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो इसी चीज का तो डर है कि जो कास्ट सेंसस आने वाला है उसका होगा क्या, आइदर इट इज गुड और बैड, वो हम देखेंगे। बट हम जानते हैं कि सेंसस जो कि ब्रिटिशर्स बात कर रहे थे कास्ट बेस्ड सेंसस की, वो सेंसस क्या होता है, किस पर्पस से जो है वो सेंसस किया जाता है। तो देखो, सेंसस क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है। सेंसस क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैरामीटर्स को इवॉल्व करती है, कुछ पैरामीटर्स को सेट करती है, जैसे कि एज, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, आपका जो भी एजुकेशन हो गई, इनकम हो गई, है ना, लिटरेसी रेट हो गया। तो इन पैरामीटर्स पर पॉपुलेशन को क्या करती है, पॉपुलेशन का काउंट करती है कि किस किस कैटेगरी में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, फॉल करती है। और इस एक्सरसाइज को क्यों किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो क्या लेके आ सके, पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसीज लेके आ सके, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में पता लगा सके कि कहाँ पे हमें कितना और ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ध्यान देना है, ताकि हम उनके राइट्स को क्या कर पाए, सेव गार्ड कर पाए। ठीक है। तो ये होती है आपकी सेंसस एक्सरसाइज। An official count of a population conducted periodically by a government to collect data on demographic, social, economic and cultural aspects of a population within a defined area। ठीक है, सेंसस इस पर्पज से किया जाता है। उसके बाद अब देखो, यहां पे आने से पहले जो सेंसस होता है हर 10 साल में किया जाता है सेंसस। ठीक है। अब जब हर 10 सालों में सेंसस किया जाता है तो यहाँ पे क्या, जो सेंसस लास्ट जो हमारा हुआ था 2011 में हुआ था,
उसके बाद से कोई भी सेंसस एक्सरसाइज अभी तक कंडक्ट नहीं करवाई गई है, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में होना था, 2021 के बाद 2031, लेकिन 2021 में हो ही नहीं पाया है हमारा सेंसस, क्योंकि उस टाइम कोविड का एरा था, तो उस टाइम पे सेंसस एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी। तो ऑलरेडी जो सेंसस एक्सरसाइज है वो क्या हो रही है, डिले हो ही रही है, और साथ में ये डिक्लेरेशन आ जाता है कि अब हम कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। तो इसके पीछे के अब हम जानते हैं एक बैकग्राउंड के बारे में कि क्या ये कास्ट सेंसस पहली बार हो रहा है या शुरू में पहले भी कभी हुआ है। इसीलिए मैंने बोला द रिटर्न ऑफ कास्ट सेंसस, मतलब कि पहले भी वहां पर जो हमने बात की थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने तभी बात बोल दी थी कि हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे। और जो दौर होता है 1881 और 1931 के बीच का, मैं आपको बताऊंगी। ये तो है चलो कास्ट सेंसस, कि कास्ट सेंसस होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। बट देखो यहाँ पे कास्ट सेंसस कब कब हो चुका है। कास्ट सेंसस मतलब चलो हम ये पहले देख ही लेते हैं कि कास्ट सेंसस क्या होता है, फिर उसके बाद वो कब कब हुआ और उसके पीछे कौन था वो सब हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, ठीक है। कास्ट सेंसस मीन्स कलेक्टिंग कास्ट बेस्ड डेटा ड्यूरिंग द सेंसस. The data provides details on the distribution of caste groups, their socio-economic condition, educational status and other related factors. यहाँ पे जो कास्ट सेंसस करवाने वाले हैं, जो डिक्लेरेशन हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये होगा कि अब वहाँ पे कास्ट पूछी जाएगी, उनकी सब कास्ट पूछी जाएगी, जिससे ये देखा जाएगा कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस रीजन में वो बिलोंग करते हैं। तो ये डेटा भी अब उनसे लिया जाएगा। बट क्या पहले ये इस टाइप का डेटा कभी कलेक्ट नहीं किया गया है? तो वही हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो मैं आपको बताने वाली थी कि ये जो पूरा दौर था 1871 और 72 का, इस टाइम पे सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनिशिएट किया था इस कास्ट सेंसस को। उसके बाद 1881 और 1931 में यहाँ पर क्या हुआ था, कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया गया था। फिर 1931 में लास्ट कॉम्प्रहेंसिव कास्ट डेटा कलेक्शन अंडर हटन, यहाँ पे जो 1931 में, अब बात तो ऑब्वियसली 1871 से चल ही रही थी, लेकिन अल्टीमेटली कास्ट सेंसस कब हो पाया था, 1931 में। और उस टाइम ये कौन थे हटन, ये थे आपके द सेंसस कमिश्नर। उस टाइम पे यही आपके क्या थे, सेंसस कमिश्नर, जो ये पूरा क्या कर रहे थे, इस कास्ट सेंसस को सुपरवाइज कर रहे थे। तो इनके बारे में पढ़ना भी जरूरी है कि आखिर ये थे कौन। तो जब हम इनकी बात करते हैं जॉन हेनरी हटन की, तो ये एक क्या थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और सेंसस कमिश्नर थे। कास्ट सेंसस जब ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया था तो पूरी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी कि यही क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी उसको रिलीज करेंगे, पूरा सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे he was a British civil servant and anthropologist who significantly contributed to the understanding of India's tribal and caste system. यहाँ पे ये एक सिविल सर्वेंट थे जिनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इंडिया में हुआ था इनका अपॉइंटमेंट, और ये पूरा क्या देख रहे थे, कास्ट सेंसस का कैसे कंडक्ट होना, ये पूरा वहां पे ये गवर्न कर रहे थे। और इन्होंने स्टडी की थी इंडिया के ट्राइबल और कास्ट सिस्टम के बारे में, और इसीलिए इनकी बहुत फेमस बुक मानी जाती है कास्ट इन इंडिया, जो कि आउटकम था उसी कास्ट सेंसस का जो 1931 में क्या किया था, करवाया गया था। और इनसे ये बोला गया था कि आप ही उसके बेसिस पे क्या करेंगे, रिपोर्ट को रिलीज करेंगे। और फिर इन्होंने अपनी बुक को क्या किया, पब्लिश करवाया, कास्ट इन इंडिया, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कास्ट के ओरिजिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि कहाँ से कैसे ये सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है। So he was appointed as census commissioner to oversee the 1931 census of India, the last comprehensive caste enumeration before independence. His experience informed
his later work Caste in India, its nature, function and origin, which analyze the caste system complexity. ठीक है, इनकी ये बुक को पब्लिश किया. कास्ट सेंसस हम देख चुके हैं कि कास्ट सेंसस होता क्या है. अब ये जो था ये क्या था, पूरा प्री इंडिपेंडेंस एरिया था. मतलब इंडिपेंडेंस से पहले 1931 में ऑलरेडी कास्ट सेंसस हो चुका था. अब ये जो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, इसी का डेटा हम क्या कर रहे हैं, अभी भी अपनी रिजर्वेशन पॉलिसीज में यूज कर रहे हैं. तो अब आपको ध्यान आया कि जब स्टार्टिंग में मैंने ये बोला कि 1931 के बाद कोई भी कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, तो वो वहां पर मैं इसी चीज की बात कर रही थी आपसे. फिर अब अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया की बात करें, तो ये अभी जो हाल में डिक्लेरेशन हुआ है, ये बोला जाता है कि ये पहला कास्ट सेंसस होने वाला है आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद ये ऐसा पहला सेंसस होगा जहां पे कास्ट का क्या किया जाएगा, एन्यूमरेशन किया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि यहां पर पहले भी कास्ट एन्यूमरेशन किया गया था, लेकिन कास्ट का डेटा वहां पर पब्लिश नहीं हो पाया था. तो अगर हम बात करें यहां पे कि 1951 जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमने ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस था इसकी प्रैक्टिस को क्या कर दिया था, हटवा दिया था. ठीक है, हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था. इंडिपेंडेंट इंडिया स्टॉप द कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट एम्यूनरेशन. ठीक है, उसके बाद 1961 में ओबीसी सर्विस परमिटेड, लेकिन SC ST का तो डेटा रिकॉर्ड हो ही रहा था. वहां पे ये तो हमें पता चल ही रहा था कि कितनी पॉपुलेशन SC की है, कितनी ST की है, लेकिन वहां पे सब कैटेगराइजेशन का कोई फिगर्स नहीं थे, कोई डेटा नहीं था. लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसीज के लिए अलाउ कर दिया था कि वो क्या करवा सकती हैं, हर रिस्पेक्टिव स्टेट ओबीसी का क्या करवा सकती हैं, सर्वे करवा सकती हैं और उस बेसिस पे एक लिस्ट तैयार करवा सकती हैं कि ये उनकी स्टेट में क्या है, ओबीसी कैटेगरीज हैं, वहां पे फॉल करती हैं. फिर 2011 का जो सेंसस हुआ था, जैसा मैंने बताया कि हर 10 साल में क्या होती है, ये सेंसस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है. तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, वहां पे भी इस सेंसस को जगह दी गई थी. किस नाम से, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस. वहां पे भी कास्ट के बेसिस पे सेंसस करवाया गया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को तो प्रेजेंट किया गया था, लेकिन उसके डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था. फिर आता है 2025, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम कास्ट सेंसस भी कंडक्ट करवाएंगे. तो ये था आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जहां पे कास्ट सेंसस की इस तरीके से बात उठाई गई थी बार बार. ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द 1931 सेंसस एंड हटन्स ऑब्जर्वेशन. जब 1931 का सेंसस कंडक्ट हुआ था, उस टाइम पे जो जॉन हटन थे, सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया था, पूरा सुपरवाइज किया था. और उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे इस पर जो कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि काफी, जब कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ तो वहां पर काफी लोग इस चीज का क्या उठाने लगे थे, गलत फायदा उठाने लगे थे. जो लोअर कास्ट थी वो क्या बता रही थी, वो अपर क्लास बताने लगी थी कि मैं अपर क्लास से बिलोंग करता हूँ. अब सेंसस की क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पे तो आप जो बताओगे वही रिकॉर्ड किया जाएगा. यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आप उनके पेपर्स भी चेक कर रहे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप उनसे वेरीफाई करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे. तो यहाँ पे इस चीज को देखा गया कि लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का मिसयूज कर रहे हैं. तो क्या ये चैलेंज हम अभी के कास्ट सेंसस में नहीं देख सकते हैं? सोचिएगा इस बारे में. तो ये यहाँ पे चैलेंज फेस किया जा रहा था जब उस टाइम पे क्या हुई थी, हमारी एक्सरसाइज हुई थी. अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया है बट फिर भी विजिबल है. अब जब हम सेंसस की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, वहां पे तो हमने देखा था कास्ट से रिलेटेड. अब यहाँ पे देखते हैं कि सेंसस से रिलेटेड सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, क्या अथॉरिटी है यहाँ पे. अब यूनियन ने तो डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या यूनियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
Union List Authority. Under Article 246 of the Indian Constitution, the subject of census fall under entry 69 of the Union List. यहाँ पे जब आप जाएंगे यूनियन लिस्ट में, वहाँ पे आप देखेंगे अगर एंट्री 69, तो वहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा वर्ड सेंसस। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है सेंसस पर लॉ बनाने की, सेंसस को कंडक्ट करवाने की। इट्स प्राइमरी लेजिस्लेशन। अब ये जो पूरा सेंसस होता है, इसका प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या है? सेंसस एक्ट 1948, जो कि ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात करता है जो सेंसस करवाएंगे, उनकी ड्यूटीज को बताता है, उन पर्सन्स की ड्यूटी को बताता है जो अगर आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेते हो और अगर वो देने से मना कर देते हैं तो उन पे 1000 रुपए तक का भी फाइन वहां पे इम्पोज किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो अब यहाँ पे आपको अपनी कास्ट भी मैंडेटरी वहां पे बतानी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पनिशेबल है अंडर द सेंसस एक्ट 1948। तो एक तो यहाँ पे सेंसस के ऊपर लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट सेंसस। Recently, the Modi government has declared on this meeting, which is Cabinet Committee on Political Affairs. अभी इन्होंने मीटिंग करवाई है जिसमें पीएम मोदी ने क्लियरली ये डिक्लेयर कर दिया है कि नेक्स्ट सेंसस से हम कास्ट पैरामीटर को भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगता तो ये एक पॉलिटिकल, इसके ऊपर अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते कि इसकी मंशा क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। तो चलिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसकी क्या क्या मंशाएं हो सकती हैं। क्या ये गुड हो सकता है या फिर ये बैड हो सकता है। अब जब हम इसके गुड नेचर की बात करते हैं कि इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस निकाले जा सकते हैं, तो अब अगर कास्ट सेंसस आता है इंडिया में तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आइदर गुड और बैड। सबसे पहले हम कुछ गुड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। इससे ये तो अच्छा होने वाला है कि यहाँ पे क्लियरली ये पता चल जाएगा कि किस पॉपुलेशन को रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की एक्चुअल जरूरत है। यहाँ पे वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के नाम पे मतलब मिसयूज कर रहे थे इस चीज का, अब वो ऐसी चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्लियरली अब हर कास्ट का डेटा उनके पास होगा, जिससे वो फर्दर क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं, वेलफेयर मेजर्स लेकर आ सकते हैं, जैसे कि टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं, रीइवैल्यूएशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिजर्वेशन कैप। जो रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग चला आ रहा है उसका क्या होगा, रीइवैल्यूएशन होगा, क्योंकि 1931 के सेंसस के बेसिस पर मंडल कमीशन ने क्या किया था, रिजर्वेशन की कैप को 50% रखा था, जो अभी तक क्या हो रही है, चली आ रही है। बट क्या एक्चुअली यहाँ पे इस लिमिट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो वो अब सारी चीजें यहाँ पे होंगी और वही हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं आगे। इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन। हाँ, अब जब एक्चुअली यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कौन सी कास्ट, कौन से पर्सन किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मैं रेफर कर रही हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, पॉलिटिक्स भी इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा भी बन सकता है। पॉलिसी में रिफॉर्म्स तो आएंगे ही, डेफिनेटली पता चलेगा कि किस ग्रुप को किस टाइप की पॉलिसी हमें फ्रेम करवानी है, क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो होने वाले हैं कुछ इसके नतीजे, वो हम जब ही देख पाएंगे जब एक्चुअली में कास्ट सेंसस कंडक्ट हो पाएगा। लेकिन डर मुझे इस बात का है कि क्या यहाँ पे फेयरली कास्ट सेंसस कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि जो जॉन हटन ने उस टाइम पे 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि वहां पे लोग इनकरेक्टली अपनी कास्ट को क्या कर रहे थे,
मेंशन करवा रहे थे, तो क्या वो चीज़ अभी नहीं हो सकती है? क्या इसके और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इसके बैड रिपरकशंस हो सकते हैं? तो हम देखेंगे जब हमारा कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आई होप एवरीवन लाइक दिस सेशन अबाउट कास्ट इवोल्यूशन सेंसस एंड व्हाट विल बी द implications ऑफ द कास्ट सेंसस। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।